प्रेस ब्रीफिंग हमारे प्रभाग के जो प्रभागाध्यक्ष हैं विभिन्न प्रभागों के, उनके द्वारा विगत सप्ताह की गई है। एडीजी सीआईडी के द्वारा की गई थी, एडीजी हेडक्वार्टर के द्वारा भी की गई थी। आज यह समझा गया कि कोई विशेष प्रकार का यदि विषय है तो उस पर डीजीपी के स्तर से भी वार्ता की जाए। हाल के दिनों में हम लोगों ने एक बड़ी मुहिम चलाई है क्राइम प्रोसीड्स को जब्त करने के लिए। जो नए कानून बने हैं उसमें एक बड़ा ही प्रभावकारी प्रावधान लाया गया है। उसमें धारा 107 बीएनएसएस के तहत इसमें क्राइम प्रोसीड्स को जब्त करने के लिए आईओ को सशक्त बनाया गया है। यदि किसी केस के अनुसंधान के क्रम में आईओ को यह पता चलता है कि अमुक व्यक्ति ने अपराध के माध्यम से संपत्ति चल या अचल अर्जित की है, तो आईओ को यह पावर दिया गया है कि आईओ अपना एक प्रस्ताव तैयार करके संपत्ति को चिन्हित करके उसकी विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए, और न्यायालय में उसमें भी ऑप्शन है, कोर्ट भी लिखा हुआ है, कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन भी लिखा हुआ है, ट्रायल कोर्ट, यदि ट्रायल चल रहा है केस का, ट्रायल के स्टेज में है तो ट्रायल कोर्ट में भी दे सकता है। तो इसमें कई ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द केस। विभिन्न न्यायालयों में वो अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है कि क्राइम से अर्जित अपराध जनित संपत्ति जो उन्होंने चिन्हित किया है उसको अटैच करने के लिए, कुर्क करने के लिए। इसके पूर्व जो अपराध जनित संपत्ति की अटैचमेंट की कार्रवाई थी वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी नए कानून आने के पहले। उसमें आप जिला के स्तर पे चिन्हित करते थे संपत्ति को, फिर जिला स्टेट के लेवल पे आर्थिक अपराध इकाई को नोडल बनाया गया था। आर्थिक अपराध इकाई में प्रस्ताव आता था राज्य के विभिन्न जिलों से। आर्थिक अपराध इकाई फिर उसकी वेटिंग करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एक केंद्रीय संस्था है वहाँ भेजती थी, और ईडी के स्तर से जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में शेड्यूल ऑफेंसेस के अंतर्गत आते थे उस पर कार्रवाई होती थी। तो इसमें टाइम भी अधिक लगता था, ईडी की अपनी प्राथमिकताएं रहती हैं। तो नए कानून में इसे व्यापकता प्रदान करने के लिए आईओ को सशक्त बनाया गया है कि आईओ अनुसंधान के क्रम में यदि पाते हैं कि किसी अपराधी के द्वारा अपराध के माध्यम से अकूत संपत्ति चल अचल संपत्ति अर्जित की गई है तो उसको अटैच करने के लिए, और प्रक्रिया को भी काफ़ी सरल रखा गया है कि वो प्रस्ताव न्यायालय में समर्पित करेंगे, न्यायालय नोटिस इशू करेगा, 14 दिन का समय देगा उनको एक्सप्लेन करने के लिए, जो भी अपराधी हैं उनको, कि आप न्यायालय में आकर जवाब दीजिए कि यह संपत्ति आपने कैसे अर्जित किया है। यदि 14 दिन के अंदर में जवाब नहीं आता है तो न्यायालय को एक्स पार्टी डिसीजन देने का भी प्रावधान किया गया है। न्यायालय एक्स पार्टी एक पक्षीय निर्णय उसमें उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए आदेश करेगा। आदेश का क्रियान्वयन जिला पदाधिकारी के स्तर से होता है। न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी आदेश पारित करेंगे, उस संपत्ति को किस तरीके से निष्पादित करना है उसके संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेंगे। यदि कोई विक्टिम आइडेंटिफाइड है, यदि अपराध से पीड़ित व्यक्ति यदि उसकी पहचान हो जाती है तो उस संपत्ति को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 60 दिनों के अंदर विक्टिम के बीच में वितरित कर देना है। यदि विक्टिम आइडेंटिफाइड नहीं है तो उस संपत्ति पर राज्य सरकार का अधिकार हो जाएगा कि राज्य सरकार में उस संपत्ति वेस्ट हो जाएगी। तो ये काफ़ी व्यापक कानून का प्रावधान किया गया है धारा 107 बीएनएसएस में। दिसंबर माह से ही इस पर कार्रवाई प्रारंभ की गई। चूँकि नया प्रावधान है इसलिए इस प्रावधान को मैच्योर होने में समय लगता है। दिसंबर में ही आदेश यहाँ से मानक संचालन प्रक्रिया हमारे स्तर से निर्गत की गई थी। सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि आप लोग अपराधियों को चिन्हित करें जिनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है अपराध के माध्यम से। सभी जिलों के द्वारा
करीब 1000 से अधिक मामले चिन्हित किए गए और उसमें से काफ़ी सारे मामले, चूँकि एक पदक्रम है, अनुसंधानकर्ता बढ़ाते हैं अपने सर्किल इंस्पेक्टर एसडीपीओ के माध्यम से एसपी तक जाता है मामला, फिर चूँकि कानून में ही प्रावधान है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस या एसपी के अनुमोदन के पश्चात अनुसंधानकर्ता न्यायालय में दायर करेंगे अपनी अर्जी। तो सबसे पहले तो आपको चिन्हित करना है, उनकी संपत्ति का पता लगाना है, जो अपने में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद प्रस्ताव तैयार करके और जो पुलिस का पदक्रम निर्धारित है एसपी तक, उस पदक्रम में ऊर्ध्व पदक्रम में भेजना है। आईओ एसएचओ को लिखेगा, एसएचओ सर्किल इंस्पेक्टर एसडीपीओ एसपी को लिखेगा। एसपी के यहाँ एग्जामिन होकर के उसको अनुमोदित किया जाएगा। एसपी के अनुमोदन के पश्चात आईओ कोर्ट में उसको दाखिल करेगा। कोर्ट में दाखिल करने के बाद कोर्ट अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करती है। तो इस तरह जो अभी तक हम लोगों ने इसमें कार्रवाइयाँ की है, 1249 हमारे थाने हैं। इन थानों में अभी तक हम लोगों ने 1172 अपराधियों को चिन्हित किया है कि उन्होंने अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है। 239 मामलों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मतलब एसडीपीओ के द्वारा एसपी को अग्रसारित किया गया है और 212 मामलों में अभी तक एसपी के कार्यालय में विचार किया जा रहा है। 188 मामले ऐसे हैं जिसमें माननीय न्यायालय में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। न्यायालय के विचाराधीन 188 व्यक्तियों के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध जो प्रस्ताव समर्पित किया गया उस पर विचाराधीन है और 4 मामले में न्यायालय द्वारा आदेश भी पारित कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के 2 चर्चित अपराधी हैं जिन्होंने अपराध से काफ़ी संपत्ति अर्जित की है और काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, उनके विरुद्ध सबसे पहले किया गया था और धीरे धीरे अन्य न्यायालयों के द्वारा भी इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। तो एक सबसे बड़ा प्रावधान है, क्योंकि अपराधी जब अपराध करते हैं, अपराध करके उनकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होने के बाद न्यायालय की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कुछ समय के बाद उनको बेल भी मिल जाता है, बेल पर बाहर आते हैं, फिर अपराध करते हैं। तो ये बार बार अपराध करते हैं, पुलिस फिर सक्रिय होती है, गिरफ्तार करती है, तो ये बार बार जो एक सिलसिला चलता है, इसका उतना प्रभावकारी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यदि सजा हो गया तो फिर उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए सजा में भी समय लगता है। लेकिन ये काफ़ी त्वरित प्रक्रिया है कि इसमें आप चाहें तो उनके द्वारा उन्होंने जो दर्जनों अपराध किए हैं, उस दर्जनों अपराध के माध्यम से जो उन्होंने संपत्ति अर्जित की है, उसको आप चाहें तो महीने भर के अंदर में, 15 दिन के अंदर में पूरी संपत्ति आप जब्त कर लें। तो इससे अपराधियों को अपराध करने की जो प्रवृत्ति उनमें है और जो मनोबल है उसमें ह्रास होगा, उस पर अंकुश लगेगा, एक डिटरेंस की तरह काम करेगा। इसलिए बिहार पुलिस ने इस प्रावधान को काफ़ी कारगर ढंग से क्रियान्वित करने की दिशा में जुलाई, आप लोग जानते हैं कि 1 जुलाई से नया कानून प्रवृत्त हुआ है और 1 जुलाई के बाद दिसंबर में हम लोगों ने इस पे SOP निकाल दिया, निर्गत कर दिया और इस पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर ने भी जो 2 मामले न्यायालय के द्वारा किए गए उसमें आदेश पारित कर दिया है। तो इस मामले को, इस प्रावधान को ऐसे जो भी सही मामले हैं उनमें सही ढंग से प्रयोग हो, इसके लिए हम लोगों ने ये किया है। तो एक हमारा अपराधियों की संपत्ति पर जब हम प्रहार करेंगे जो उनके द्वारा अर्जित की गई है, तो इसका एक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब व्यापक तौर पे यह कार्रवाइयाँ होंगी, अभी 1100-1200 मामले हमने चिन्हित किए हैं, संभव है कि आने वाले दिनों में और भी अधिक से अधिक मामले हम लोग चिन्हित करेंगे और उनका पता करके इस पर कार्रवाई कराएंगे। इससे हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इस पर कारगर पहल के बाद इस पर अनुकूल प्रभाव दिखेगा और जो अपराधी हैं वो सोचेंगे कि हमने इतनी मेहनत से इतनी संपत्ति अर्जित की है और इस संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं है, विक्टिम का अधिकार हो गया या राज्य सरकार का अधिकार हो गया, तो शायद अपराध करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। दूसरा पॉइंट जो अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा है कि सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन
तो जीरो टॉलरेंस पर करप्शन में हम लोगों ने फिर से एक वार फुटिंग पर मुहिम शुरू किया है। विजिलेंस ब्यूरो के स्तर से भी कार्रवाई हो रही है, एसबीयू के स्तर से कार्रवाई हो रही है, आर्थिक अपराध इकाई भी कार्रवाई कर रही है। और इससे भी आगे बढ़ चढ़ करके हमारे जो पुलिस के पदाधिकारी हैं जिलों में पदस्थापित, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं उन पे उनको निलंबन की कार्रवाई, उनको जेल भेजने की कार्रवाई ऑलमोस्ट हर दिन कहीं ना कहीं सिवान हो, छपरा हो, लखीसराय हो, जो भी पुलिसकर्मी अपराध में संलिप्त पाए जा रहे हैं तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। करीब 60 से अधिक पुलिसकर्मी इधर 5-6 महीने में एफआईआर दर्ज करके उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जो खुद वर्दी में रह करके अपराध करते हैं उस पर। और निगरानी के द्वारा भी लगातार और हर सप्ताह जो भी पुलिस पदाधिकारी, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और जो इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं उसमें भी दर्जन से अधिक पुलिस पदाधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसका हम लोग का लक्ष्य यही है कि जो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं जो फील्ड में कार्य कर रहे हैं, वो जो भी विक्टिम, जो भी पीड़ित व्यक्ति हमारे थाने पे जाते हैं उनके साथ कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, उनका एफआईआर दर्ज किया जाए और उनको न्याय मिले। हाल के दिनों में मेरे स्तर से यहाँ पर जिस कक्ष में आप अभी बैठे हैं, इसी कक्ष से संध्या में 2-3 घंटे जो भी प्रतिदिन व्यक्ति आते हैं उनसे मुलाकात की जाती है, काफ़ी विस्तार से उनकी बातों को सुना जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। और उस दौरान उनके यदि एफआईआर नहीं दर्ज होते हैं तो एफआईआर दर्ज करने का आदेश यहाँ से दिया जाता है। और पिछले साल की समरूप अवधि की अपेक्षा इस साल करीब 20 से 25 हज़ार अतिरिक्त एफआईआर दर्ज हुए हैं जिलों में। पिछले साल जनवरी से मई तक जितने एफआईआर दर्ज हुए थे, यदि इस साल का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो करीब 20 से 25 हज़ार अत्यधिक एफआईआर दर्ज हुए हैं। इसका कारण ये है कि डीजीपी के स्तर से भी हस्तक्षेप हो रहा है, जिला स्तर पे या रेंज स्तर पे जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी आदेश है कि आप जन समस्याओं के निराकरण के लिए आप जो भी आते हैं उनसे मिले, उन पर पर्याप्त समय व्यतीत करें। और यदि थाना के स्तर से किसी भी मामले में लापरवाही बढ़ती गई है तो उसमें आप एफआईआर दर्ज करें। जैसे हाल कल ही का हम अखबार में देख रहे थे, दुल्हिन बाजार में एक जनता दरबार में फ्राइडे को आई थी एक महिला, यहाँ पे उसकी बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप था कि इसके साथ बलात्कार हुआ है और थाना इंचार्ज उसमें टाल मटोल कर रहा था। थाना इंचार्ज सस्पेंड हो गए हैं और प्राथमिकी दर्ज हो गई। तो इस तरह के मामले प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में विभिन्न स्तरों पर, नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ द डीजीपी बट रेंज लेवल पर, एसपी लेवल पे आ रहे हैं, जिसमें वरीय पदाधिकारी जिन मामलों में थाना स्तर से संज्ञान किसी कारणवश नहीं लिया गया है, थाना प्रभारी की लापरवाही बढ़ती गई है, उन सभी मामलों में वरीय स्तरों से एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। और इसका संकेत ये है कि करीब 20 से 25 हज़ार प्राथमिकी की संख्या पिछले साल के समरूप अवधि की अपेक्षा यहाँ पे बढ़ी है। अगला हमारा जो सबसे बड़ा जो कार्रवाई है वो है स्पीडी ट्रायल की। स्पीडी ट्रायल मतलब त्वरित विचारण। त्वरित विचारण एक फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति का जिसके साथ अपराध हुआ है, जो विक्टिम है और इवन जो एक्यूज है, दोनों का ही फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। एक्यूज को यदि जल्द से जल्द ट्रायल हो जाएगा, यदि दोष मुक्ति हो जाती है, एक्विटल हो जाता है, तो जल्द कम से कम समय में एक्यूज का चाहे एक्विटल हो या सज़ा हो, यदि आदेश पारित हो जाए सज़ा है तो जल्द से जल्द सज़ा मिल जाएगी तो विक्टिम की संतुष्टि मिलती है। यदि दोष मुक्ति है तो एक्यूज को भी उसके फंडामेंटल राइट्स को रेस्पेक्ट किया जाता है। तो स्पीडी ट्रायल बिहार पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई रही है, एक मुहिम के तौर पे इसे हमेशा देखा गया है। हाल के दिनों में स्पीडी ट्रायल पे अच्छी कार्रवाई के लिए रिव्यू हो रही है, कार्रवाइयाँ हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ स्पीडी ट्रायल में ये होता है कि गवाहों को हम न्यायालय में उपस्थित कराएं। अभी पिछले 4-5 महीनों में यह हुआ है कि जो भी पुलिस पदाधिकारी गवाह हैं, आईओ हैं, सीजर विटनेस है, जिन्होंने सीजर किया है, जिन्होंने अन्य कार्रवाइयाँ की है, उन सबों को न्यायालय में उपस्थित होकर के, डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, इंजरी रिपोर्ट दिया है, उन सबों को न्यायालय में जाकर के गवाही देनी है। उनकी गवाही के बिना कांड में दोष सिद्धि असंभव सी हो जाती है।
प्राइवेट विटनेसेस को भी लाना पुलिस का कर्तव्य है। प्राइवेट विटनेसेस को भी भारी संख्या में इधर 4-5 महीनों में उनको समन्स का तामिला करा करके उनको न्यायालय में उपस्थित कराया गया है। पिछले साल की उस अवधि के अपेक्षा लगभग दोगुनी संख्या में प्राइवेट विटनेसेस को भी उपस्थित कराया गया, उनकी गवाही हुई है। पुलिस पदाधिकारियों को गवाही देने की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। अभी 2 दिन पहले की बात है, बगहा में एक मर्डर केस काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। कदम कुआं थाना प्रभारी को गवाही के लिए जाना था, ये नहीं जा रहे थे। सूचना मिली, हम लोगों ने स्वयं बात किया और वो गवाही दिए हैं और 5 दिन के अंदर में उसमें आजीवन कारावास की सजा बगहा में अभी 2-3 दिन पहले पारित की गई है। तो पुलिस पदाधिकारियों के, डॉक्टर्स की गवाही में ससमय नहीं जाने के कारण भी न्यायालय के द्वारा जल्द से जल्द सजा नहीं हो पाती है और मामला काफ़ी लंबे समय तक लिंगर करता है। अभी पूरा प्रयास है कि प्राइवेट विटनेसेस हों या गवर्नमेंट विटनेसेस हों, इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग उपस्थित कराएं न्यायालय में इनकी गवाही हो तो ऑटोमेटिकली आने वाले दिनों में सज़ा की संख्या में वृद्धि होगी। ये मुहिम काफ़ी अभी तेज़ चल रही है, क्योंकि शुरू में इनर्सिया रहता है, धीरे धीरे पुलिस पदाधिकारी जा रहे हैं। जिन पुलिस पदाधिकारी के द्वारा मान लीजिए पहली बार आपको गवाही का समन मिला, हो सकता है आप किसी ऐसे कार्य में व्यस्त हो, किसी ऐसे कांड के उद्भेदन में व्यस्त हो, राज्य से बाहर गए हुए हो छापामारी वगैरह में, यू मे नॉट बी एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द कोर्ट। बट दोबारा यदि समन आ गया तो आपको हमेशा तो इमरजेंसी रहेगा नहीं, दोबारा यू मस्ट गो। यदि दूसरे बार भी आप नहीं गए हैं तो उनका वेतन धारित करने का आदेश निर्गत है। बहुत सारे पुलिस पदाधिकारियों को वेतन धारित हुआ है, उसके बाद गवाही का सर्टिफिकेट देंगे तभी उनको वेतन मुक्त किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के कारण गवाहों की संख्या में वृद्धि हुई है। पुलिस पदाधिकारियों के विटनेस के तौर पे न्यायालय में जाकर के गवाही देने की संख्या में भी वृद्धि हुई है, डॉक्टर्स की संख्या में भी वृद्धि हुई है। और हम लोग इसको डिजिटल बनाने के लिए पहले भी मुहिम चलाई गई थी 2007-8 में। points.nic.in एक हम लोग का आईओ का डेटाबेस था। आईओ कहाँ है पोस्टेड, रिटायर हो गया है तो उसका गृह पता क्या है, ताकि वहाँ पे समन भेजा जा सके उनकी गवाही के लिए। वो वेबसाइट अभी न्यायालय के द्वारा मेंटेन किया जाता था, 4-5 साल से वो कार्यरत नहीं है। तो अभी हम लोगों का एक RMS सॉफ्टवेयर है जिसमें आईओ का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है, उसको अपडेट करके और उसके माध्यम से जल्द किसी भी समन के आलोक में वह पदाधिकारी कहाँ पोस्टेड है उसको तुरंत सूचित करके, डिजिटल माध्यम से सूचित करके, भौतिक माध्यम से सूचित करके और उसको न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाएगा और उस पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। इसके लिए हमारे ज़िले में हर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में अभियोजन कोषांग कार्यरत है, स्पीडी ट्रायल सेल कार्यरत है और इस सेल को काफ़ी सशक्त बनाया गया है। मानव संसाधन और इक्विपमेंट के तौर पे इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की गई है स्पीडी ट्रायल सेल में, वाहन दिए गए हैं। मान लीजिए यदि कोई बुज़ुर्ग रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, उनको यदि कोई दिक्कत है तो हम लोग पुलिस के वाहन उनको भेज करके, ज़रूरत पड़े तो उनको एक सुरक्षा भी प्रदान करके और न्यायालय में मंगवाएं और उनकी गवाही संपादित करवाएं। तो जो काफ़ी सारी गतिविधियां थी जो आवश्यक थी गवाह को न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए, उन सभी चीज़ों पर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और इसके पॉजिटिव धनात्मक प्रतिफल हमको कुछ दृष्टिगोचर हो भी रहे हैं। तो स्पीडी ट्रायल एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है पुलिस की कार्य प्रणाली में, इसको भी हम लोग काफ़ी बखूबी से निभा रहे हैं। न्यायालय पे कांडों का काफ़ी कार्य बोझ है, ये कोई कहने की बात नहीं है, आप सभी जानते हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो वर्ष 2000 से 2011 के बीच में जितने सारे ज़िले थे उन सभी ज़िलों में 5 की संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए थे। केंद्र सरकार की एक योजना थी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम था और उस दौरान 2000 से 2011 में स्पीडी ट्रायल्स में जो संख्या आई थी उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो हम लोग भी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन भेज रहे हैं जिसमें अनुरोध करेंगे कि जो हमारे बड़े ज़िले हैं, A कैटेगरी के बड़े ज़िले हैं, B मीडियम साइज़ के ज़िले हैं और C छोटे ज़िले हैं, वहाँ पे 5, 3, 2, 1 की संख्या में डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग, सीरियस केसेस पेंडिंग, ये
स्पेशल कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जो रिटायर्ड जजेस हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, उस रैंक के पदाधिकारी को जो सिर्फ ट्रायल ही देखेंगे, उनको कोई सिविल डिस्प्यूट्स का मामला नहीं देखना पड़ेगा, बेल नहीं देखना पड़ेगा, वो पूरी तरीके से जो सेशंस ट्राइब्यूनल केसेस हैं, सत्र द्वारा विचारित जो कांड है, उस तरह के कांडों को देखेंगे। तो इससे हमारे विचारण में गति आएगी। तो इस दृष्टिकोण से भी हम लोग प्रस्ताव राज्य सरकार के यहाँ भेज रहे हैं, ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट हमें हर जिले में मिल जाए, जिसमें सिर्फ हम लोग जो गंभीर कांड है हमारे, हत्या, डकैती, अपहरण, बलात्कार के लिए पॉक्सो कोर्ट ऑलरेडी कार्यरत है। आर्म्स एक्ट के भी केस काफ़ी प्रतिवेदित हो रहे हैं, करीब 5000 से अधिक केस साल भर में आर्म्स एक्ट के प्रतिवेदित हो रहे हैं। बट उसमें सज़ा की जो संख्या है करीब 400-500 के करीब सज़ा हुई है अभी तक। यदि हम आर्म्स एक्ट के तहत वही अपराधी चार्जशीट होते हैं जो अन्य प्रकार के अपराध करते हैं, बिकॉज आर्म्स का प्रयोग अपने में आर्म्स का प्रयोग कोई सेल्फ कंटेंट चीज़ नहीं है। इस आर्म्स का प्रयोग करके आदमी अन्य प्रकार का अपराध करता है, हत्या करता है, डकैती करता है। तो डकैती हत्या कांडों में विचारण में हो सकता है कि समय लगे, चूँकि सेशंस ट्राइब्यूनल केसेस होता है। आर्म्स एक्ट के केस मजिस्ट्रेट ट्राइब्यूनल होते हैं, जिसमें जल्द से जल्द हम लोग सज़ा करा सकते हैं। तो हम लोग यह भी प्रयास कर रहे हैं कि आर्म्स एक्ट के केसेस को विचारित करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट हो जाए अलग से, जो सिर्फ आर्म्स एक्ट के ही केस करें। तो इन सभी चीज़ों पर विचार मंथन चल रहा है कि ट्रायल को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए और जल्द से जल्द अपराधियों को कैसे सज़ा दिलाई जाए, और जो अपराधी बाहर हैं उनका सत्यापन भी किया जा रहा है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। उनका डिजिटल डोसियर तैयार किया गया है अपराधियों का, उन पर निगरानी रखी जा रही है, डिजिटल सर्विलांस के आधार पे भौतिक रूप से भी रखी जा रही है। यदि वो बेल पर हैं और फिर अपराध करते हैं तो उनके बेल बॉन्ड कैंसिल करने के लिए, फोरफिट करने के लिए उनका जो सिक्योरिटी है, प्रतिभूति है, उसके लिए भी एक निर्देश दिए गए हैं, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो अपराध कर्मियों पर चतुर्दिक प्रहार करने के लिए हम लोग जितने सारे लीगल प्रावधान है उसको हम लोग अख्तियार कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पर भ्रष्टाचार भी हम लोग प्रयास करें। जो पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार है, पुलिस के बाहर भी हैं, उस पर भी कार्रवाइयाँ हो रही है। सभी एजेंसी काफ़ी सक्रिय रूप से कार्यरत है। बाकी हमारे जो प्रभाग के बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं निरंतर रूप से प्रेस के साथ रूबरू होंगे और जो भी पुलिस की कार्रवाइयाँ हो रही है उसके बारे में आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। हमारे करीब 14 से अधिक प्रभाग हैं, तो विभिन्न प्रभागों के एडिशनल डीजी रैंक के जो पदाधिकारी हैं वो आपसे भविष्य में सप्ताह में कम से कम 2 बार हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, और बीच बीच में ज़रूरत पड़ेगा तो एडीजी हेडक्वार्टर और डीजीपी स्वयं मेरे स्तर से प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। तो काफ़ी समय हो गया था आप लोगों से वार्ता किए हुए, इसलिए आई थॉट इट फिट टू आपसे रूबरू हों और जो हमारी कुछ प्राथमिकता वाले जो विषय हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।